जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत का एक नया अंक आज पुनः प्रस्तुत है। आज के अंक में प्रख्यात साहित्यकार शेखर जोशी से की गई एक भेंटवार्ता सुनवाएंगे। साथ ही साथ बेचन राम और साथियों की आवाज में लोकगीत भी सुनाएंगे। श्रोताओं, साहित्य मन के भावों को व्यक्त करने का श्रेष्ठतम माध्यम है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर घटित हो रही घटनाओं को शब्दों का जामा पहनाकर प्रस्तुत करते हैं। तो आइए सुनते हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री शेखर जोशी के साथ अनामिका श्रीवास्तव की ये बातचीत। नमस्कार, हमारे साथ हैं जाने माने साहित्यकार शेखर जोशी। उम्र के 8 दशक देख चुके हैं और अब लगभग 86-87 साल की उम्र में जब वो लॉकडाउन देख रहे हैं, साहित्य धर्मी हैं, पहाड़ देखा है उन्होंने, फैक्ट्रियां देखी हैं, मजदूर देखे हैं, और कैसे उनके अंदर का एक जो संवेदनशील मन है, एक बुजुर्ग का, एक साहित्यकार का, एक पिता का, इन्हीं सारे संदर्भों के चलते हमने मुलाकात की शेखर जोशी जी से। जोशी जी नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि आज लॉकडाउन के इस पीरियड में आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप एक व्यक्ति के तौर पे आपको क्या लगता है? मैं पिछले 2 साल से ज्यादा समय से पारिवारिक लॉकडाउन में हूँ। आप कहेंगे वो पारिवारिक लॉकडाउन कैसा होता है? ऐसा है कि अब मेरी आंखें काफी कमजोर हो गई और वैसे मैं अपने स्थिति मेरी ऐसी है कि मैं एक जगह नहीं बैठा रहता, भुवक्कड़ किस्म का आदमी रहा हूँ और जिंदगी बहुत व्यस्तता में बीती है। बहुत से लोगों का दिन भर संपर्क रहता था, तो अब ये एकांत जो है ये मुझे धीरे धीरे मैं इसकी आदत डाल रहा हूँ। तो अब होता ये है कि मैं क्या होता था ये कि मैं कहीं घूमने चला जाता था और मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट था कि मैं बहुत सुरक्षित ढंग से वापस लौट आऊँगा। लेकिन परिवार वाले और मेरे ऐसी पड़ोसी जो हैं वो इस बात से हमेशा चिंतित रहते थे कि मैं कहीं कोई एक्सीडेंट न कर बैठे। और मैंने उनको समझाया, देखो यहाँ तक मोटर गाड़ियों का बात है तो 30-35 साल से मेरा मोटर गाड़ियों से संपर्क रहा है, आती रही है। तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी है जो मुझे टक्कर मार दे। तो मैं अपने अंदाज से जाता हूँ, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते। अचानक जब
मुझे आने में देर हो गई तो फ़ोन कर देंगे कि आप कहाँ हो, और अगर मैं कहीं नज़दीक वज़दीक में हुआ या दूर हुआ तो गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाएंगे ये सेफली घर लाने के लिए। लेकिन अब इस लॉकडाउन में बहुत बाहर निकलना भी सही नहीं है खुद अपनी सुरक्षा के लिए, तो हमको इसी में अपने आप को एडजस्ट करना है। मेरी पढ़ने की जो इच्छा थी वो आंखें खराब हो जाने की वजह से बहुत कम हो गई है पढ़ने। याद है कि अबन अर्जुन हमारे साथ रहते थे कभी कभी, तो और वो घर के बुजुर्ग की तरह से थे, तो वो अखबार जब आता था तो अपने झोले से अपना मैग्नीफाइंग गिलास निकाल के हेडलाइन जरूर देख लेते थे। या कोई किताब आई है, कोई कुछ आया है, तो जिज्ञासा उनकी रहती थी क्या है पहला, फिर वो अपना मैग्नीफाइंग गिलास निकाल के थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते थे। तो ये मैग्नीफाइंग गिलास मेरे भी बहुत काम आ रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाता, लेकिन इस बीच में एक अच्छा उपन्यास मेरे हाथ लगा था, उसको बहुत गौर से पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि वो मित्र का उपन्यास था और उसको उसके बारे में पूरी बात कौन दोष बताने थे। तो मैंने वो काफ़ी दिन लगा के तो पूरा किया। कविताओं पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है क्योंकि इसके छोटे छोटे वाक्य होते हैं और ज़्यादातर कविता पुस्तकों में टाइप थोड़ा बड़ा होता है। और मैं जोशी जी, पढ़ने में तो आपको भले ही दिक्कत होती हो, लेकिन आप रेडियो के बड़े शौकीन हैं और इस उम्र में भी हम अक्सर देखते हैं कि आप रेडियो के साथ घूमते हैं, रेडियो को लगातार लंबे समय तक सुनते हैं, तो रेडियो आपका कितना साथी है? देखिए, रेडियो में ऐसा है कि आजकल खासतौर से कोरोना वायरस के बारे में ही उसमें ज़्यादा आता है और वो चीज़ें रिपीट होती हैं और न्यूज़ भी उतनी डिटेल में नहीं होती। न्यूज़ भी जो है वो कोरोना के बारे में ही होती। तो जहाँ तक रेडियो को मेरा साथ देने की बात है, मेरा एक बहुत प्रिय जो प्रोग्राम है वो विविध भारती का बुधवार का पिटारा है 4 बजे वाला। इसमें किसी कलाकार के साथ में, किसी अभिनेता के साथ में वो संवाद करते हैं और उनसे जीवनी के बारे में, उनकी शायरी के बारे में बोलते हैं। तो उसको मैं ज़रूर हर बुधवार को बहुत मन से सुनता हूँ। तो इस तरह से तो जो हमें भी ये किताबों के साथ लगता है, तो कुछ तो कुछ ऐसा है कि थोड़ा बहुत भी चाहे हूँ भी पढ़ लेता हूँ। तो पूछने के यहाँ सवाल है, तो मैं अनुमान से लिख लेता हूँ, लेकिन उसको पढ़ना जो है उसके आदमी के लिए बहुत कठिन हो सकता है, तो वो अक्षर बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन फिर भी आदत है, तो कहानियाँ तो नहीं लिख पाता आप, क्योंकि उसमें एक लंबा क्रम चलता है जिसको कि आगे पीछे आपको याद रखना पड़ता है। कविता जो है, कविता आप लिख रहे हैं, अब भी लिख रहे हैं? हाँ, अब भी लिख रहा हूँ। और मैं जो भी लिखता हूँ वो फिर अपने एक मित्र हैं, कवि मित्र हैं, उनको भेज देता हूँ कि भाई इसको लेख कर देना और कोई मीन में को इसको निकाल देना जी। और इसको कहीं पत्रिका को जिसको ठीक समझे उसको भेज देना। जी, जोशी जी, आप फैक्ट्री में आपने बहुत लंबे समय तक काम किया और मजदूरों के साथ आपका एक बहुत लंबा साबका रहा है। वर्तमान संदर्भों में मजदूरों की बहुत समस्याएं हो गई हैं, काम छूट गया है, उन्हें अपने घर वापस जाना है। आप समाचार पत्रों में, मीडिया पे लगातार इस तरह की खबरें देख रहे हैं और आप
के साहित्य में मजदूरों का विशेष स्थान रहा है। तो आज आप मजदूरों की इन तकलीफों को एक साहित्यिक मन से किस तरह देखते हैं? देखिए, दो तरह के मजदूर होते हैं। एक जो जिसको आज की भाषा में प्रवासी मजदूर कहलाते हैं, जो दूसरे प्रांतों में जाके काम करते हैं। मेरा जिन मजदूरों के साथ साथ रहा है वो स्थायी रूप से एक शहर में थे और एक कारखाने में काम करते थे, सरकारी कारखाने में। और उनको घर से जल्दी आना होता था, तो सुबह 8 बजे से काम शुरू हो जाता था और आने जाने में 1 आध घंटा लग जाता था। और शाम को फिर 4 बजे छुट्टी हो जाती थी। तो इस तरह से तो ये उनका एक क्रम बना रहता था। बल्कि एक आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मेरा एक कारीगर था, वो कभी छुट्टी नहीं लेता था। तो मैंने कहा, क्यों भैया, कहीं जाते नहीं रिश्तेदारी वगैरह में है, तुम रोज आते हो वर्कशॉप, तो तुम्हें घर बैठना अच्छा नहीं लगता? तो उसके पास साहब ऐसा है कि मेरी ससुराल जबलपुर में है। एक बार बीवी ने मेरी जोर दिया तो हम लोग गए अपनी ससुराल में। ससुराल वाले मेरे थोड़ा बड़मनई हैं। यहाँ तो हम 4 बजे सुबह उठ कर गंगा जी में जाते हैं, नहाते हैं, नहा के आके फिर खाना वाना खा के पूरे भरपेट थोड़ी देर आराम करके फिर साइकिल चला के वर्कशॉप आते हैं। अब वहाँ जो है वो लोग 8 बजे सुबह उठते थे। और हमने बीवी से कहा, हमने कहा भाई हमारे तो पेट बल बनाने लगा है, भूख लग रही है। अच्छा। तो बीवी ने कहा कि मरो, तुम ऐसा करो, किलो रुपया और जाके दूध जलेबी खा आओ। बाहर चले जाओ। मैं जितने दिन तक ससुराल में रहा, मैं सुबह का नाश्ता दूध जलेबी करता था और फिर उनके जो नाश्ता होता था वो 9 बजे होता था। तो मैं जितने दिन वहाँ रहा बहुत आराम से नहीं रहा, तो इसलिए मैं अब कहीं नहीं जाता हूँ, यहीं रहता हूँ और आराम की ज़िंदगी में। और यहाँ अब घर में जो है बहुएँ हैं, ये हैं वो हैं, और हर चीज़ में टोका टाकी होती है। और भाई तुमने ये साबुन नल के नीचे क्यों रख दिया, गल रहा है, ये तेल की शीशी यहाँ क्यों रखी, गिर जाएगी अभी, ये सब नहीं होता। वर्कशॉप में आते हैं, अपने साथ के लोगों से मिलते हैं, वर्कशॉप मारते हैं, काम करते हैं, काम का भी अपना एक संतोष होता है। और तो ये है कि इस लॉकआउट के पीरियड में उन लोगों को जिनको भी रास्ते में पुलिस का डर रहता है, ये रहता है, और घर से काम करने की उनकी स्थिति नहीं होती, क्योंकि वो बाबू लोग नहीं है कि जो घर से काम करके दे दें। उनको तो अपने ठेके पे काम करना होता है। तो उनको क्या व्यवस्था हो रही होगी अब वही जाने। लेकिन ये है कि वो बहुत चैन से नहीं होंगे, क्योंकि उनको एक काम का नशा होता है और उनको अपनी जो बिरादरी के साथ में जो ज़िंदगी बिताने की आदत पड़ गई है वर्कर्स के साथ में, उससे वो महरूम हो गए होंगे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मजदूर कहीं वापस आ रहा है, कहीं अपने घर जा रहा है, तो ऐसे में अगर उसको मुफ्त में राशन, अनाज या पैसा दे दिया जाए, तब भी उसे संतुष्टि नहीं होती, उसका मन नहीं भरता। देखिए, मजदूर के साथ ये दिक्कत है कि एक तो उसको अपने परिवार की चिंता है, दूसरे उसको ये चिंता है कि मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो ये जो राशन मिलना, ये सब गौण चीज़ें हो जाती हैं। उसको ये होता है कि मैं किसी तरह से अपने घर पहुंच जाऊं। अखबारों में आप पढ़ते हैं कि लोग पैदल चले जा रहे हैं, 40-40 किलोमीटर पैदल चल के ट्रेन कैच करने के लिए महाराष्ट्र में लोग आए, थक के फिर वो रेल की पट्टी के ऊपर ही सो गए और उसमें से 16 लोग रेल की सीटी नहीं सुन पाए, खत्म हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि घर का जो एक जो शांति होती है वो
एक गृहस्थ के लिए बहुत बड़ी नियामत होती है। उसको अपनी चिंता नहीं, अपने परिवार वालों की चिंता होती है। तो किसी तो लॉकडाउन में इधर उधर जाने आने में लोग भीड़ भड़ाके में तो नहीं जा रहे, कोई बच्चे नहीं, ये जो मजदूर की मनस्थिति है, वो जो बाहर काम करने जा रहा है, उसकी दोहरी चिंताएं हैं। और तो जोशी जी, अगर इस समय आपको अपने कुछ पुराने साहित्यिक साथियों को याद करना हो, इलाहाबाद के उस साहित्यिक वातावरण को याद करना हो, तो आप किस रूप में याद करेंगे? देखिए, याद तो सिर्फ चीज़ों की होती है, लिख नहीं पाता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, जो मेरी वर्कशॉप की लाइफ में जो जो रोचक घटनाएं हुई थी, या जो मार्मिक घटनाएं हुई थी, या जो कठिन घटनाएं हुई थी, जिनको हमने पेश किया, तो उनको मैंने डायरी में उनके हेडिंग लिखी है कि कभी अगर कोई लिखने वाला मिला तो मैं इसको बोलूँगा। तो कोई लिखने वाला मिला नहीं, तो वो वैसे ही पड़ा था। तो इधर जो है, लॉकडाउन की वजह से मेरी बेटी जो पुणे में पढ़ाती है एक स्पेशल बच्चों के स्कूल में, उसका भी स्कूल बंद था। तो उसने कहा, पापा आप मुझे फ़ोन पे बता दो और मैं जो है उसको लिपिबद्ध कर दूँगी। तो मैंने वो 50 घटनाएं विस्तार से उसको बता दी, और अब वो उससे ये निर्भर करता है कि वो कैसे उसको भाषा देती है और कैसे उस जो घटना का मर्म है उसको उजागर करती है। अगर वो ठीक कर पाई तो एक मैंने उसका शीर्षक सोचा है, शेखर जोशी की बैठकी गल्प। क्या बात है। शीर्षक मुझे शरद चंद्रेर बैठकी गल्प, बंगाली पुस्तक की एक, जी। शरद चंद्र अपने गपशप बताते थे लोगों को, है। तो वो बड़ी रोचक पुस्तक। तो ये शेखर जोशी की बैठकी गल्प जो है, ये अगर कभी आ जाएगी पढ़ेंगे। वैसे जो साथियों की आप साहित्यिक मित्रों की बात कर रही हैं, वो तो मैं अभी मेरा एक इसी महीने में एक लंबा संस्मरण संपादक भैरव प्रसाद गुप्त पर आया है। वो पाखी नाम की पत्रिका है। कल ही उसका फोन आया था संपादक का कि आपको किस पते से भेजा जाए। तो वो मैंने उसका शीर्षक दिया है भैरव नामा। तो वो कुछ अंशों में दूसरी पत्रिकाओं में छपा था पहले, लेकिन ये विस्तार से बहुत लंबा एक संस्करण है जो कि कई महीनों तक मैं लिखता रहा था। और फिर मेरा एक जो सहायक है गाजियाबाद में, उसको मैंने भेज दिया। उसने उसको टाइप करके और पत्रिका को भेज दिया। अभी दूसरा जो मैंने संस्करण लिखा है वो नरेश जी पे लिखा है, नरेश मेहता पर। उनकी पत्नी महिमा जी पर। वो हमारे मोहल्ले में ही रहते थे और हमारा बहुत अच्छा एक संपर्क रहता था और बहुत ही अच्छे लोग थे। तो उनको लिखा है, तो वो भी मैं सोचता हूँ बाकी कि इसमें अगले अंक में कभी आ जाएगा। जोशी जी, पिछले 2-3 महीनों की जो स्थिति है, जो संदर्भ है, उस पे साहित्यिक रूप से आप कुछ 2-4 लाइनें हमारे श्रोताओं के लिए कहेंगे? देखिए, मेरी एक पुस्तक है, श्रोता अगर पढ़ देते हैं उसको, स्मृति में रहें वे। स्मृति में रहें वे इलाहाबाद से साहित्य भंडार से छपी थी। इसमें यशपाल जी पर, सुमितरंजन पंत जी पर और मार्कंडेय, कमलेश्वर और कई लोगों पर, उसमें विद्यासागर नौटियाल, इन लोगों पर मेरे संस्मरण है। तो और वो इन वर्षों की हमारी आपसी मित्रता थी, उस पर और उनके लेखन के
अध्ययन पर उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो आपका प्रश्न है उसका समाधान उस पुस्तक को पढ़ के ही मिल सकता है। वैसे ये है कि संस्करण लिखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने जो सब्जेक्ट है, जो पात्र है, उसके बारे में गहराई से जानते हों और आपने उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी सुन रखा हो। तो अब एक मामूली सा आपको उस भैरवनामा में मैंने जो लिखा है, जब भैरव जी नई कहानियाँ का संपादन करने के लिए दिल्ली चले गए राजकमल प्रकाशन में, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम मेरे मकान में आ जाओ लूकर गई मैं, हमारा बच्चा छोटा है, यहाँ कपरेल वाला बंगला है, सीलिंग फैन है, तो तुम्हारे यहाँ ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ अच्छा रहेगा। मैं इसमें यहाँ चला आया तो उसको गोपीनाथ अशी के पड़ोस में ही था। तो गोपीनाथ अशी अपने पुस्तकों के विचार प्रसार के बारे में बहुत उत्सुक रहते थे। एक बार उन्होंने एक आलोचक मेरे यहाँ आए थे नए, तो वो नौकरी तलाश में थे, बेरोजगार थे, तो मैं उनको मिलाने ले गया अशी पास। अशी ने कहा सुनो, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती ना तो मेरी किताबों पे एक एक लेख लिखा करो, हर किताब पे, और मैं तुमको 200 रुपया दूंगा और जहाँ छपेगा उसका परिश्रम तुम्हारा है। तो उन्होंने 12 किताबें बांट के अपनी रिक्शे में बुला के और रख दी। अब मेरे मित्र जो हैं ऋषिकेश जी स्वर्गीय अब नहीं रहे, वो ज़्यादा बोले नहीं, तो फिर वो उनकी नौकरी लग गई पोस्ट ऑफिस में कानपुर में, वो चले गए और अपनी किताबें वहीं छोड़ गए। तो मैंने जब शिफ्ट किया तो उन किताबों को ला के भैरव जी वाले मकान में रख दिया। अब पुराना मकान था, वो हाल में वैसी रखी रह गई। अब एक दिन मैंने सोचा अर्शी की ये किताब पढ़ी जाए, मैंने वो निकाली तो इधर से तो ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, अंदर से देखा उससे दीमक लगी हुई है, फिर दूसरी निकाली उसमें भी दीमक लगी हुई है। मैंने सब किताबें बाहर चारपाई डाल के और उनको थोड़ी देर बाद अर्शी आ गए छड़ी घुमाते हुए, इतवार का दिन था। पहले कह रहे वाह तुम्हारे पास मेरी सब किताबें हैं, तो अब मैं क्या कहता, तो कहने के ये भैरव की है तुम्हारी, मैंने चुप रहा, कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने एक किताब को उठा के देखा कि भाई ऋषिकेश को सच ने इस किताब को देखा और देखा कि वो सब दिखाई हुई है, गाली देखी कि वो सारा जो है ये किताबें ले नहीं गया अपनी कहूँगा और तुमने भी नहीं बताया मुझको, और बहुत दुखी होके वो चले गए। उस दिन चाय भी नहीं पी उन्होंने। ऐसी भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आपके पास तो संस्मरणों का एक लंबा खजाना है और जोशी जी आपने हमारे साथ अपनी इस समय बहुत सारी यादों को शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप वरिष्ठ साहित्यकार श्री शेखर जोशी के साथ अनामिका श्रीवास्तव की टेलीफोन द्वारा की गई ये बातचीत सुन रहे थे। अब आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं पेचन राम और साथियों की आवाज में ये पूर्वी। भेजला मोर सजनवा लिखी लिखी पतिया, भेजला मोर सजनवा लिखी लिखी पतिया, भेजला मोर सजनवा लिखी लिखी पतिया। कैसे पड़ी पति नहीं सुझला नयनवा लिखी लिखी पतिया, भेजला मोर सजनवा लिखी लिखी पतिया, भेजला मोर सजनवा पहली पतिया में बार पति गईले, पहली पतिया में बार पति गईले, पहली पतिया में बार पति गईले।
लिखी पतिया भेजला मोर सजनवा लिखी लिखी पतिया भेजला मोर सजनवा लिखी लिखी पतिया भेजला मोर सजनवा लिखी लिखी पतिया। बेचन राम और साथियों की आवाज में इस पूर्वी के साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे।